नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पशुपालन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अरे हाँ, पशुपालन गलत हो गया, मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसका नाम है कैन्नाबैलिज्म। कैन्नाबैलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो कैन्नाबैलिज्म क्या होता है उसको अपन समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गंदी बात, है ना। तो सबसे पहली बात तो गंदी बात मतलब बुरी आदत है, अच्छी बात नहीं है। मुर्गियों का लड़ना, पंख नोचना, और अंडे फोड़ना, इन घटनाओं को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं कैन्नाबैलिज्म। तो कैन्नाबैलिज्म एक गंदी बात है जिसमें मुर्गियां आपस में लड़ती हैं, पंख नोचती हैं और अंडे फोड़ती है ना। तो ये जो बुरी आदत है इसको अगर हम समझे तो जैसे कक्षा में दो बच्चे बैठे हुए हैं और दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे के बाल खींच कर, है ना बेटा, महिलाओं वाले लक्षण है ये, बाल पकड़कर लड़ाई करना, वही काम तुम्हारे चल रहे हैं। भगवान ने तुमको आधी बुझा नहीं दी है ना। तो ये एक गंदी बात है जिसको हमने कैन्नाबैलिज्म कहा है। क्यों हो रहा है? कारण, तो इसका पहला कारण है जगह की कमी। अगर आपने कम जगह में ज़्यादा मुर्गियां रख दी, बैठने वाली टेबल जिस पर 3 लोग बैठ सकते हैं उस पर 5 लोग बिठाएंगे तो वो तो लड़ेंगे, है ना। तो जगह की कमी, तो जगह की कमी के कारण ही कैन्नाबैलिज्म होता है। दूसरा है में नमक की कमी, मतलब इनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, नमक की कमी। तो इन दो कारणों से वह लड़ाई करती है। तो पहला कारण जगह की कमी, दूसरा कारण आहार में नमक की कमी। हम चाहते हैं कि यह कार्य कम हो। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, कैन्नाबैलिज्म को कम करना चाहते हैं, तो आपको पिसा हुआ दाना, मतलब दाना जो है उसको टुकड़ों में तोड़ दो, पीस दो, बारीक बारीक टुकड़े कर दो। तो बारीक बारीक टुकड़े रहेंगे तो फिर उसको खाने के लिए ज़्यादा बार चोंच लगाना पड़ेगी, तो वो उसी काम में व्यस्त रहेगी खाने में। तो इसकी कारण वो क्या हो जाएगा, कम। पर अगर हम रोकना चाहते हैं तो इस गंदी आदत का रोकथाम, तो रोकथाम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई लड़ रही है, पंख नोच रही है, तो वो पंख से पंख खींचती है, तो पंख चोंच से खींचती, अंडे पड़े हैं फट, है ना। 3 लोगों की बैठने की जगह 5 को बिठाया ना, उसमें से फिर एक बोल रहे मैं बस्ता भी रखूँगा, दिमाग खराब हो जाता है, बस्ता उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो वैसे ही एक तो पहले ही जगह की कमी है और मुर्गी अंडे भी दे रही, तो दूसरी मुर्गी का दिमाग खराब हो जाएगा, अंडे फोड़ देगी। तो अंडे फोड़ना कैन्नाबैलिज्म है, ठीक है। अब अगर उसको रोकना चाहते हैं तो अंडे फोड़ना, पंख नोचना, लड़ाई करना, तो लड़ाई करने के लिए वो जो है चोंच का इस्तेमाल करती, एक दूसरे को क्या मारती, चोंच। तो हम चोंच काट देंगे, और चोंच काटने की क्रिया को कहते हैं डीबिकिंग। तो रोकथाम को हम कहते हैं डीबिकिंग। डीबिकिंग कहलाता है चोंच काटना। तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया, पक्षियों में चोंच काटने की क्रिया डीबिकिंग कहलाती है, और यह कैन्नाबैलिज्म नाम की गंदी आदत को रोक देती है। अगर हम डीबिकिंग की बात कर रहे हैं, चोंच काटने की, तो हमें 1 दिन की उम्र पर चोंच काटना चाहिए। 1 डे, जिसको डे ओल्ड कर, किसके लिए, ब्रायलर, वह पक्षी जो मांस के लिए पाले जाएंगे उनकी 1 दिन पर ही सामने से उड़ा देना चाहिए। फिर हमारे पास में आता है 1 सप्ताह।
एक सप्ताह की बात करें तो सामान्यतः जो चोंच उड़ाने का काम, काटने का काम होता है, वो कब होता है? एक सप्ताह। फिर हमारे पास में है अगला प्रोग्राम, वो है एक माह। अगर आप अंडे देने के लिए पक्षी पाल रहे हैं तो एक माह की उम्र तक काट सकते हैं। तो अपने पास 3 इक्के आए हैं, 1, 2 और 3। और अगर पत्ते खेल रहे हैं, 3 इक्के आ जाए तो फिर हम सबसे आगे। तो एक 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 याद करने का तरीका, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना। तो सामान्यतः एक सप्ताह पर, ब्रायलर के लिए एक दिन पर और लेयर के लिए एक माह पर चोंच काट देना चाहिए। और चोंच काट कर आप जिस गंदी आदत को रोक रहे हो उसका नाम है कैन्नाबेलिज्म। कैन्नाबोलिज्म या कैन्नाबेलिज्म की अगर हम बात करें तो यह मुर्गियों में पाई जाने वाली एक गंदी आदत है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर मुर्गी ने अंडा फोड़ा पर खाया नहीं उसमें से, तो 100% कैन्नाबेलिज्म है। पर अगर उसने अंडा फोड़ा, फोड़ दूंगा, फोड़ दिया, अंडा फोड़ना और फोड़ने के बाद में खाना, ये दोनों काम अगर चल रहे हैं तो कैल्शियम की कमी। अगर कमी हो गई तो अंडे फोड़कर खा जाएगी, केवल फोड़ रही है, नमक की कमी। अब इसको टूथपेस्ट भी नहीं लाकर दे सकते ना, इसमें दांत ही नहीं होते, है ना। तो अब चोंच को कैसे ब्रश करेगी वो। तो कैन्नाबेलिज्म की अपनी बात चल रही है। कैन्नाबेलिज्म एक गंदी आदत है जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम यहीं पर एक छोटी सी बात और सीख चुके हैं कि भाई अंडे फोड़कर खाना कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो ये भी गंदी आदत है, गंदी बात है, पर इसका कारण कौन है? कैल्शियम की कमी। अब अगर हम बात करें तो छोटी सी कहानी है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चूजा अंडे से निकलता है, उसकी 1 दिन की उम्र है। 1 दिन की उम्र पर उसको कहते हैं डे ओल्ड। तो हमसे पूछा जा सकता है कि 1 दिन के चूजे को क्या कहते हैं? तो डे ओल्ड। ये सामान्य सी जानकारी। फिर हमारे पास में 0 से 8 सप्ताह तक के चूजे हैं। तो वह चूजे या वह बच्चे जिनकी उम्र 0 से 8 सप्ताह के बीच में होती है, उनको हम कहते हैं चिक। नर हो कि मादा कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों में भेदभाव नहीं, तो चिक कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास में वह पक्षी जो अंडे देने के लिए पाले जाते हैं उनको कहते हैं लेयर। अब जो ये लेयर है, इस लेयर की पूरी ज़िंदगी को हमने 3 भागों में बांटा है। अगर 3 भागों की बात करें तो लेयर को हम कभी कभी स्टार्टर नाम से भी बोलते हैं। तो स्टार्टर मतलब जिसकी उम्र 0 से 8 सप्ताह के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो हमारे पास में है ग्रोवर। भाई इस समय वह अपने शरीर का आकार बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोवर। तो वह ग्रोवर वाली उम्र 9 से 20 सप्ताह के बीच में मानी जाती है। ये हो गया 9 से 20 सप्ताह। तीसरी अगर हम देखें तो तीसरा है लेयर। 20 सप्ताह से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है उनको कहते हैं लेयर। तो मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी के संपूर्ण जीवन को 3 नामों से सुशोभित किया गया है: स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर। स्टार्टर 0 से 8, 9 से 20 ग्रोवर, 20 से ज़्यादा लेयर। अब अगर हम बात करें तो ये अंडे बीच में ही फूटे हुए हैं और खा रही है, गलत हो रखा है, साइड में कर देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लिख देते हैं। अंडे फोड़ना, खाना, गंदी बात, कारण कैल्शियम की कमी।
अब लेयर के बाद में अगर हम बात करें तो हमने उन पक्षियों की बात करना है जो मांस के लिए पाले जाते हैं, तो उनका नाम क्या है? ब्रायलर। तो ब्रायलर को उसकी पूरी जिंदगी को 2 भागों में बांटा बच्चों। ठीक, तो 2 भागों में बांटा। तो पहला है, उसका नाम दिया हमने ब्रायलर। चालू हुई है, जैसे गांव में मोटर खेत पर लगी है, उसको चालू करने के लिए क्या लगा रहता है? स्टार्टर। तो उसकी भी ज़िंदगी चालू है, इसलिए इसका नाम रखा ब्रायलर स्टार्टर। तो ब्रायलर स्टार्टर जो है उसकी उम्र होती है 0 से 8 सप्ताह, सॉरी 0 से 4 सप्ताह। तो अभी अभी तो ज़िंदगी चालू हुई है 0 से 4 सप्ताह, इसलिए स्टार्टर नाम दिया। फिर अगर हम बात करें तो अब उसकी ज़िंदगी होने वाली है ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश। तो उसको हम बोलते हैं ब्रायलर फिनिशर, और वह होता है 5 से 8 सप्ताह। तो 5 से 8 सप्ताह वाले मांस देने वाले पक्षी को ब्रायलर फिनिशर कहते हैं। 0 से 4 सप्ताह वाले मांस देने वाले पक्षी को ब्रायलर स्टार्टर कहते हैं। मांस प्राप्त करने वाले पक्षी जिनको ब्रायलर कहते हैं उनको 8 सप्ताह मतलब लगभग 2 माह। तो जो ब्रायलर होता है, ब्रायलर को लगभग 2 माह, जब उसका वजन भार लगभग 1 से 1.5 किलो होता है, बाजार में बेच देना चाहिए। तो ब्रायलर का जीवन काल तो अपन समझ ही गए, लगभग इतने ही दिन है। अगली कहानी देखते हैं लेयर की। लेयर माने मुर्गी, अंडे देगी। तो जैसे ही पैदा हुई वैसे ही दूसरे दिन अंडे नहीं देती। आज बर्थडे था, बर्थडे से लगभग 24 सप्ताह की उम्र पर पहली बार सेलिब्रेशन होता है, अंडा देती है। तो पहली बार अंडा कब दिया? 24 सप्ताह। अब 24 सप्ताह पर जब पहला अंडा उसने दिया है, अब उसके बाद धीरे धीरे अंडे देते रहेगी। देसी मुर्गियां हो तो 60 से 80 अंडे साल भर में, और विदेशी जो है 250-300 तक देती है। पहला दिया 24, देसी मुर्गियां 24 से 26 पर, विदेशी मुर्गियां 22 से 24 पर, मतलब विदेशी जल्दी देती हैं। तो 24 सप्ताह पर अंडे दिए, देते ही जा रही है, 72 सप्ताह तक दे सकती हैं। मतलब इतने दिनों तक तो हमको अंडे मिलेंगे। पर हम इस पूरे प्रोग्राम में देखते हैं सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन जो है वह 42 से 45 सप्ताह पर प्राप्त होता है। तो अंडा उत्पादन शुरू कब हुआ? 24 पर, है ना। सर्वाधिक कब हुआ? 42 से 45। ख़त्म कब? 72। तो यही जो जीवन है ये अपने काम का है। अब 72 पर उसने अंडे देना बंद करा, मरेगी थोड़ी ना, अभी चलेगी। तो अगर हमारे पास में मुर्गी के जीवन की बात करें तो 24 से 72 का काम का है, इसीलिए बोलते हैं आर्थिक जीवन काल। तो आर्थिक जीवन काल हमसे पूछा जाता है कि मुर्गियों का आर्थिक जीवन काल कितना होता है। तो मुर्गियों का आर्थिक जीवन काल इकोनॉमिकल इसको बोलते हैं, यह होती है 1 से 1.5 वर्ष। अगर उसका जीवन काल पूछे, 7 जिएंगे 7 मरेंगे, 7 जन्मों की कसम ये खा नहीं सकती है, क्योंकि 3 से 5 साल में ही निपट जाती है। तो मुर्गी का जीवन काल तो 3 से 5 साल, पर अपना फ़ायदा आर्थिक जीवन काल, ये वो समय है जब वो अंडे देती है। तो 1 से 1.5 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो हमें याद होना चाहिए। अगर हम इन शब्दावली को देखें और याद करें तो हमें ज़रूर याद होती है। एक दिन को डे ओल्ड, 0 से 8 को चिक, जो अंडे देता है उसको लेयर। लेयर को ज़िंदगी में 3 भाग, स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर।
स्टार्टर 0 से 8, 9 से 20 ग्रोवर और अब 20 से ज़्यादा लेयर। उसी तरह से ब्राइलर को दो भागों में बांटा है, ब्राइलर स्टार्टर, ब्राइलर फिनिशर। 0 से 4 और 5 से 8। ब्राइलर लगभग 2 माह की उम्र पर जब वजन 1 से 1.5 किलो हो तब उसे मार दिया जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, है ना। ब्राइलर के बाद में आया लेयर। लेयर जो है अंडे देता है। अगर उसका जीवन काल मुर्गी का देखें तो 3 से 5 साल है, पर आर्थिक जीवन काल 1 से 1.5 वर्ष। पहला अंडा दिया 24 सप्ताह, 42 सप्ताह से 45 सप्ताह के बीच उत्पादन बहुत ज़्यादा, और फिर अगर हम देखें तो 72 पर उत्पादन खत्म, फैक्ट्री बंद। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ अंडे देती है, आज दिया कल परसों छोड़ दिया फिर दिया, इस तरह से प्रोग्राम चलते रहता है। क्योंकि अब 1.5 साल तक अंडे देना है और अपनी देसी मुर्गी 60 अंडे दे रही है, तो उसका रिचार्ज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लेती। कभी कभी क्या है कि मुर्गियाँ लगातार अंडे देती, रोज़ रोज़ एक एक अंडे देती, तो रोज़ रोज़ एक एक अंडे देती है, तो उस घटना का नाम है क्लच। क्या नाम है? क्लच। चल, तो ये जो बोर्ड पर लिखा है कैन्नाबेलिज्म के बारे में, इसको सबसे पहले हटाते हैं। साथ में हमने एक और क्रिया पढ़ी, चोंच काटना, डी बीकिंग। ठीक है। अब देखो, हम तो सब परिवेश, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। हमारे परिवेश में जो है मन्नत मान ली जाती है कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो फलाने मंदिर में जाकर 2 मुर्गे चढ़ाएंगे। तो अब मुर्गे ऐसे रहते हैं ना कि ये 2 खेल रहे हैं अपने ही बरामदे में, 2 पक्षी घूम रहे हैं, और मन्नत मान ली कि अगर हमारा लड़का पास हो गया तो ये 2 मुर्गे वहाँ पर। अब लड़के को पास होने में 2 साल लग गए, तो मुर्गे वो बेचारे खा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है ये तो अपन ने वहाँ मन्नत मान ली, ले जाना है वहाँ पर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसका मांस कड़क हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ में कठोरता आती है। तो अगर आप कठोरता नहीं लाना चाहते हैं जीवन में, आप मुलायम बना कर रखना चाहते हैं जीवन को, तो उस समय आपको उन मुर्गियों के साथ में एक क्रिया करना पड़ेगी। उस क्रिया का नाम है बधियाकरण। तो अगली जो मुर्गी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बधियाकरण। यहाँ पर बधियाकरण को एक से बढ़कर एक नामों द्वारा बताया गया है। तो एक से बढ़कर एक नामों की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला नाम ही है बधियाकरण। तो शुरू करते हैं। बधियाकरण, अंग्रेजी में इसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं। खच्चीकरण, खस्सीकरण, और एक और नाम आता है केपोनाइजेशन। तो ये सब क्रियाएं जो हैं, ठीक है, एक ही नाम है। अगर हम 5वीं 6ठी में होते तो पर्यायवाची शब्द जो हमको सिखाए हैं वहाँ पर सिखाया जा सकता था। 12वीं पेपर में भी हम रख सकते हैं। तो बधियाकरण, कैस्ट्रेशन, खच्चीकरण, खस्सीकरण, केपोनाइजेशन। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास में है मुर्गा। मुर्गे के अंदर है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां जिनको हम वृषण कहते हैं, इन्हें ही अंड ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो जनन ग्रंथियों को निष्क्रिय करना मतलब काम करने से रोकना। तो जनन ग्रंथियां वृषण को निष्क्रिय करने की क्रिया का नाम बधियाकरण, कैस्ट्रेशन, खच्चीकरण, खस्सीकरण, केपोनाइजेशन कहलाता है। अब निष्क्रिय करना है तो निष्क्रिय करने से क्या फायदा मिलेगा,
क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य की बात करने के पहले हम बात करते हैं कब करना चाहिए। तो देखो, अगर समय की बात करें, बधियाकरण का समय, तो बधियाकरण का समय मुर्गों में 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर, क्योंकि 8 से 10 सप्ताह तक तो उसका मांस एकदम कोमल मुलायम रहता है, पर जैसे ही 10 सप्ताह के बाद में उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर के अंदर ये जो वृषण है, इन वृषण से नरलिंगी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और उस टेस्टोस्टेरोन के कारण मांस होता है कड़क। और कोई भी आदमी मांस खाए और कड़क मांस हो, जल्दी टूटे ही नहीं, तो खाना पसंद नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं मुलायम, और स्वाद भी बदल जाता है, स्वादिष्ट। तो मुलायम और स्वादिष्ट मांस प्राप्ति, साथ ही साथ जनन ऊर्जा को मांस उत्पादन में खर्च कराना है। और मांस उत्पादन में खर्च कराएंगे तो मांस उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन में बढ़ाना है, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए जनन ऊर्जा जो है वह हमको बचाना पड़ेगी। तो जनन ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, यहाँ पर, तो इसको ख़त्म, ये ख़त्म, तो जनन ऊर्जा बची तो किस में खर्च हो गई, मांस बनाने। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम करते हैं बधियाकरण या कैस्ट्रेशन। तो अब मैंने कहा था कि भाई मन्नत मान ली है, अब जो मुर्गे हैं वो मुर्गे तो 1.5-2 साल तक लड़का पास नहीं हो रहा है, तब तक उनको क्या करेंगे, तो उनको संभाल के रखना पड़ेगा, है ना, बाबा जी का प्रसाद है ये। तो ऐसा करके जब हम उनको संभाल कर रखेंगे तब तक उनका मांस क्या हो जाएगा, कड़क। और फिर जब उनका प्रोग्राम होगा और सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए उस समय भी आपको ये प्रोग्राम कर देना चाहिए। तो उस प्रोग्राम का नाम है बधियाकरण। अब बधियाकरण करना है तो उसकी क्या है विधियाँ। तो हमारे पास में बधियाकरण, पहले तो क्रिया क्या है वो समझी है हमने, बधियाकरण की क्रिया को करने का फिर हमारे पास क्या आया, समय। वो घड़ी आ गई है, क्यों कर रहे हैं उसका कारण बताया, कैसे करेंगे तो विधियां बताएगी। तो विधियों में अगर हम बात करें तो 2 तरह की विधियां हैं। पहली है ऑपरेशन करवाएंगे, ऑपरेशन विधि में अगर हम बात करें तो चाकू इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको चाकू विधि भी कहते हैं। चाकू की सहायता से वृषण निकाल दिए जाते हैं, शरीर के अंदर देह गुहा से चाकू की सहायता से क्या निकाल दिए, वृषण, फैक्ट्री गायब। अगर वृषण निकाल दिए, वृषण है ही नहीं, जनन काम होगा ही नहीं, बधियाकरण। तो वृषण निकालना, इस तरह से जो बधियाकरण होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण बधियाकरण। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न वृषण है, न जनन में ऊर्जा खर्च होगी, न टेस्टोस्टेरोन आएगा, न मांस कड़क होगा। तो पूर्ण बधियाकरण, फैक्ट्री है ही नहीं, है ना, अतिक्रमण आया गायब, तो पूर्ण बधियाकरण। अब पूर्ण बधियाकरण करने के बाद में जो नर होता है, उस नर को अब मुर्गा नहीं, हम बोलते हैं खच्ची। कुछ लोग खच्ची, कुछ लोग खस्सी, है ना, कुछ लोग उसी को क्या बोलते हैं, केपन, चेतन नहीं केपन, और कुछ लोग उसी को बधिया भी कहते हैं। और ख़ास बात है कि अगर उसका बधियाकरण हो गया तो अब वह सुबह से खड़े होकर बांग नहीं लगाएगा। आपने सुना होगा ना कि मुर्गा जो है सुबह सुबह बांग लगाता है, आवाज़ निकालता है बांग, उसको बुरा लग रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा दुख हो चुका है, इसलिए उसने चिल्लाना बंद। तो ये ऑपरेशन विधि है, चाकू से निकालें। दूसरी जो है वह है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंतर्गत मुर्गी के शरीर में, मुर्गी नहीं रहे, गलती हो गई, मुर्गे के शरीर में गर्दन में जो है एक छोटी सी दवाई, मतलब वो टेबलेट जैसी आती है ना, टेबलेट गर्दन में रख देते हैं, थोड़ा सीरा लगाया गर्दन में रखी और वापस टाके लगा दी।
वो जो दवाई है उसका नाम है डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल। तो डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल। तो ये जो दवाई है इसकी अगर हम बात करें तो ये दवाई आपने गर्दन में रखी, ये दवाई धीरे धीरे शरीर में जाती है और शरीर के अंदर वृषण में, और वृषण को निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय मतलब उनको बोल देती काम नहीं करोगे भाई, अब तुम्हारा काम खत्म, मरो। तो वृषण निष्क्रिय हो गए। देखो यहाँ पर फैक्ट्री निकाल ही डाली थी, गायब, अतिक्रमण आया, मकान गायब। यहाँ पर है पर तोड़ फोड़ हो गई है, अंदर ही अंदर फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री है पर बंद है, निष्क्रिय है ना। तो यहाँ पर इस प्रक्रम को हम कहते हैं अपूर्ण बधियाकरण। अपूर्ण क्यों बोल रहे हैं? तो उसका कारण है कि यहाँ पर फैक्ट्री तो है पर उसमें काम नहीं है, तो उसको हमने नाम दिया अपूर्ण बधियाकरण। और अपूर्ण बधियाकरण के बाद में जो नर होता है उस नर को हम कहते हैं सिलिप्स। तो जिनके पास है पर काम नहीं कर रहे हैं वह कौन है? सिलिप्स। तो इस तरह से हम मुर्गे का बधियाकरण निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। अब मुर्गे की कहानी जब चल रही है तो लगे हाथ एक बात पढ़ लेते हैं कि वह मुर्गा जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है उसको कॉकरेल कहते हैं। कॉकरेल मुर्गा है, मुर्गा नर है, नर मुर्गा उम्र 1 वर्ष से कम। तो 1 वर्ष से कम मुर्गा अगर है तो उसको हम बोलते हैं कॉकरेल। फिर आता है हमारे पास में अगला शब्द कॉक। वह मुर्गा जो प्रजनन के काम में आता है, मुर्गा मतलब नर जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो उसे हम कहते हैं कॉक। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे पास। इसी तरह से लगे हाथ एक और महत्वपूर्ण बात हम करते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उसको हम कहते हैं पठोर। पठोर, पठोर को हिंदी में अंग्रेजी में पुलेट। आजकल ट्रेंड है बुलेट का पर अपने पास है पुलेट। तो हमारा कहना है कि 18 से 24 सप्ताह की उम्र हो और पक्षी क्या हो? मादा। जिसकी उम्र 18 से 24 सप्ताह हो और पक्षी क्या हो? मादा, उसको हम बोलते हैं पठोर। मतलब 24 सप्ताह पर तो अंडे दे देगी, तो अंडे देने के पहले वाली उम्र जो है उसको पठोर या क्या बोलते हैं? पुलेट। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है संज्ञाएं जो है वह भी हमें याद होना चाहिए। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण पुण्य का काम निपटा दिया, बधियाकरण है ना। मुलायम मांस प्राप्त करना हो, स्वादिष्ट मांस प्राप्त करना हो तो बधियाकरण कर देना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण क्रिया थी जिसका नाम हमने देखा बधियाकरण। चलो, इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण क्रिया है उस महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो एक बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। हमने भार के आधार पर अंडों को बांट कर रखा हुआ है ना। तो भार के आधार पर अगर हम अंडों का वर्गीकरण करें, श्रेणियां बनाएं, तो उसकी 4 श्रेणियां बनी हैं। तो भार के आधार पर अंडों की श्रेणियां कितनी है? 4। एक तरफ है श्रेणियां
और दूसरी तरफ कौन है, अंडे का भार। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अंडे का भार हमको काय में बताना पड़ेगा, ग्राम में। तो अगर एक्स्ट्रा लार्ज अत्यधिक बड़ा 60 ग्राम से जिसका वजन ज़्यादा होता है उसको एक्स्ट्रा लार्ज या अत्यधिक बड़ा कहते हैं। दूसरा है लार्ज, बड़ा, जहाँ पर अंडे का वजन 53 ग्राम से 59 ग्राम होता है उसे लार्ज या बड़ा कहते हैं। फिर आता है मीडियम। मीडियम माने मध्यम। यहाँ पर अगर हम बात करें 45 से लेकर 52 ग्राम तक होता है। अगर आपको याद हो तो हमने अंडे का औसत वजन 56 से 58 ग्राम, तो सामान्यतः अंडा लार्ज बड़ी श्रेणी का होता है। अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चुनाव भी किया था तो 56 से 58 ग्राम। तो अंडज उत्पत्ति के लिए हमें लार्ज बड़े साइज के अंडे लेना चाहिए। और फिर स्मॉल छोटा, अब छोटे का क्या करें, 38 से 44 ग्राम का होता है। ठीक है, तो ये अंडों को हमने क्या बना कर रखी, श्रेणियाँ। अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो मुर्गी है उस मुर्गी का तापमान, शरीर का तापमान जो है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गी बहुत गर्म है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ताज़ा अंडा, मुर्गी ने अभी अभी अंडा दिया ताज़ा, तो मुर्गी के शरीर से जो अंडा टपकता है, टक टप की आवाज़ आई है, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। फिर आपने जानते हैं ताज़ा अंडा भारी, डूब जाता है यार वो तो। बासी अंडा हल्का, पानी और दूध में तैरता है। ऐसी हमारी बातें हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण बातें जो है वह मुर्गी पालन के लिए। अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने चोंच काट दी थी। चोंच काटना, डीबिकिंग। मुर्गी में कलगी होती है, डबिंग। चोंच काटना, डीबिकिंग, और ऊपर कलगी रहती है, कलगी काटना। डबिंग कहलाता है। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द है हमारे पास में, चोंच काटना, कलगी काटना। अगर हम बात करें तो हमारे पास में मुर्गी प्रशिक्षण, मुर्गियों को ट्रेनिंग देना है। मुर्गियों को नहीं, मुर्गियों के संबंध में ट्रेनिंग, तो प्रशिक्षण एवं प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, संस्थान, सेंट्रल पोल्ट्री एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, ये होता है हिसारघट्टा। हिसारघट्टा बेंगलोर में है, और बेंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक करते रहते हैं वहाँ नाटक, इसलिए नाम रखा कर्नाटक, KN से दिखाया। आपने देखा होगा कर्नाटक के ट्रकों के पीछे KN लिखा रहता है, और अपने यहाँ पर MP, ये यहाँ पर अनुसंधान भी लिखना था, प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल, केंद्रीय भी लिखना था, केंद्रीय मुर्गी पोल्ट्री ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे सेंट्रल पोल्ट्री ट्रेनिंग एंड
मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये होता है जहाँ पर सबकी इज्जत है, इज्जत नगर। ये मिलेगा बरेली में, और बरेली है जिस प्रदेश में, उसका नाम है यूपी। बुलडोजर। अगला मुर्गी प्रजनन संस्थान। ऐसे स्थान जहां पर मुर्गियों के संबंध में प्रजनन कराए जाते हैं और नई नई नस्लें विकसित की जाती है, उनको बोलते हैं प्रजनन संस्थान। तो 4 मुर्गियों के प्रजनन संस्थान बनाए हैं। एक तो है बेंगलोर, वही हिसारघट्टा। एक है भुवनेश्वर, ये उड़ीसा के अंदर आता है। एक महाराष्ट्र में मुंबई, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के संबंध में है चंडीगढ़, है ना। तो ये 4 जगहें जो है वह प्रजनन संस्थान के रूप में प्रसिद्ध होती है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास में बतख प्रजनन संस्थान भी है। बतख, तो बतख प्रजनन संस्थान जो है वो बेंगलोर में ही है। उसके लिए एक ही संस्थान से सारा काम हो जाता है। और अब मुर्गियाँ क्या है, हर कोई तो चाह रहा है चिकन खाएंगे, है ना, पार्टी करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा हमको प्रजनन संस्थान बनाना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण प्रजनन संस्थान जो है वह भी, और अनुसंधान संस्थान जो भी है वह भी हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से यह मुर्गियों से संबंधित हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ पर संपन्न हो रही है। अगर हम बात करें तो मुर्गियों में कलगी होती है, 8 प्रकार है, 8 वैरायटी मिलेगी भाई कलगी में। किसी में इस तरह की कलगी रहती है, किसी में इस तरह वाली कलगी है, किसी में इस तरह मटर के दाने जैसी। तो अलग अलग कलगी के कितनी वैरायटी है, 8। और रंग 13 प्रकार के हैं, मतलब 13 कलर की वैरायटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुर्गियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वह महत्वपूर्ण क्रियाओं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मुर्गी पालन जो है वह समाप्त होता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वह हमारा है मुर्गी की नस्ल। तो अगली कक्षा में हम मुर्गी की नस्ल पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।